नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तेलुगु न्यूज। मैं हूं आपके साथ गिरीश मानव। आइए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जींद से मिल रहे हैं कड़े मुकाबले के संकेत। 31 जनवरी को सामने आएगा नए विधायक का नाम। हुड्डा सेक्टर 11 के मकान नंबर 1 में डिफॉल्टर केस होने के बावजूद नया मीटर अलॉट, यूनियन ने की संबंधित एसटीओ के खिलाफ कार्यवाही की मांग। जल्द ही पानीपत की 3 पुलिस चौकियों को किया जाएगा थानों में तब्दील, एसपी सुमित कुमार ने दी जानकारी। सक्षम युवाओं ने निलंबन के बाद एडीसी सुजान सिंह यादव से की मुलाकात। एडीसी ने दिया समस्या के हल का आश्वासन। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से गांव नारायणा के सलमान की हुई मौत। और एनएफएल कर्मचारियों की क्रमिक भूख हड़ताल मंगलवार को भी जारी। 1 फरवरी को करेंगे नोएडा कार्यालय पर धरना प्रदर्शन। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आइए अब विस्तार से जान लेते हैं इस बुलेटिन की सभी खबरें। पानीपत पुलिस को उस समय भारी सफलता मिली जब CIA 2 की नाकेबंदी में इंद्रजीत नाम का शातिर लुटेरा चूहे की तरह फंस गया। पंजाब पुलिस की सब इंस्पेक्टर की चकाचक वर्दी में फंसे लुटेरे को 5 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन पुलिस कप्तान सुमित कुमार व इंस्पेक्टर दीपक रंगा की फुल प्रूफ योजना के आगे लुटेरा बेबस होकर रह गया। मंगलवार को इस हादसे की जानकारी देते हुए पुलिस कप्तान सुमित कुमार ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी मुरथल टोल प्लाजा प्रकार की लूट में वांछित है। इसके अलावा ATM लूट का उसे सरगना माना जाता है। ये अपने साथ कभी भी 1 से ज्यादा साथी नहीं रखता और जब पीछे पकड़ा गया तो उसके बाद जेल से बाहर आया तो उसने नया साथी अमरीत बनाया था। इसने मैं जो वारदात इसने कन्फेस की है वो आपको बताया था। एक तो कल जिस मुकदमे में पुलिस के साथ इसका अरेस्ट किया गया है, उसके अलावा I-20 कार जो पानीपत से छीनी थी, इसके अलावा मुरथल सोनीपत से इसने एक वरना गाड़ी लूटी थी जिसके अंदर इसने ATM तोड़ने की गैस किट वगैरह फिट कर रखी है। पूरे इम्प्लीमेंट्स वहाँ पे उसमें लगा रखे हैं जो ATM काटने के काम आते हैं। फिर इसने 21 सितंबर को अजमेर राजस्थान से एक ATM काटा था। उसके उपरांत 21 सितंबर को अजमेर राजस्थान से दूसरा ATM काटने का प्रयास किया था जिसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। फिर 29 दिसंबर को इसने पुलिस हासिल ATM काटने 22 लाख चोरी किए हैं। फिर 6 जनवरी 2019 को जिला चिराव राजस्थान से ATM काटा जिसमें 16 लाख रुपए इसने वापस कराए थे। और 22 जनवरी जो अभी रिसेंट 1 हफ्ते पहले बात है, चंदनबाजी राजस्थान से भी इसने ATM चोरी किया जहाँ से 15 लाख रुपए कराए थे। तो करीब अब की जो वारदात है जिनमें इसकी गिरफ्तारी की जाएगी उनमें करीब 61 लाख रुपए अलग अलग ATM से निकाल चुके हैं। इससे और भी पूछताछ की जा रही है क्योंकि इसकी गाड़ी जिस वरना गाड़ी से इसने वारदात को अंजाम देने का प्रयास किए हैं उसकी सूचना हम एक्टोर से शेयर करेंगे। हो सकता है और भी कहीं इस तरह की घटना में संलिप्त रहा हो, वो चीजें सामने आएगी। गिरफ्तारी के समय वह भी पुलिस की वर्दी में था। जिस वरना कार में वह सवार था वह गाड़ी भी चोरी की हो सकती है। वहीं उसके पास से 11 लाख रुपए से अधिक की करेंसी भी बरामद की गई है। यही नहीं, कार की डिग्गी की तलाशी लेने पर लूट के वे सारे औजार मिले जिससे वह हर समय लूट के लिए तैयार रहता था। पुलिस को बीती रात जरा सी भनक लगी थी कि अपराधी दिल्ली से पंजाब जा रहा है। पुलिस कप्तान ने तुरंत पुलिस के जाबाज इंस्पेक्टर दीपक को तैनात किया। योजना इस कदर फुल प्रूफ थी कि खतरनाक अपराधी परल ढाबे के पास पुलिस की मजबूत नाकेबंदी में फंसकर रह गया। हालांकि लूट सरगने ने भागने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस की जबरदस्त तैयारी के आगे उसकी एक भी ना चली। अपराधी कितना खतरनाक है इसका इसी बात से सहज अंदाजा लग जाएगा कि गिरफ्तारी के समय एक लोडेड पिस्टल लिए था शातिर अपराधी इंद्रजीत। बहरहाल इंद्रजीत की गिरफ्तारी से अपराधियों का मनोबल टूटने में कामयाबी मिल सकती है। 18 दिन तक चला चुनाव प्रचार अंततः तकनीकी तौर पर तो 26 को ही थम गया था, लेकिन 28 जनवरी को मतदान की प्रक्रिया संपूर्ण होने के बाद ही कन्वेंसिंग बंद हो पाई। बहरहाल 76% मतदान करके जींद की जनता ने यह साबित कर दिया कि जींद में परिवर्तन की आंधी चल चुकी है। मतदान का सबसे अहम पहलू यह रहा कि गांव के मतदाताओं ने 87% तक मतदान करके अपने कड़े तेवर दिखाने का काम किया है। हालांकि शहर की जनता ने भी 76% मतदान करके अपने भीतर चल रहे तूफान का EVM में स्थानांतरण कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि वोटर बम्पर मतदान करते हैं तो अक्सर यह सरकार के खिलाफ नतीजे देने का संकेत माना जाता है। जाहिर है यदि बम्पर वोटिंग को आधार माने तो भाजपा के लिए यह शुभ संकेत नहीं है। जींद शहर की बात करें तो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के विनोद आश्री भाजपा की जड़ों में बैठे दिखाई दिए।
यानी राजकुमार सैनी के ब्राह्मण सैनी समीकरण ने भाजपा को खासा नुकसान पहुंचाया है। उधर अब तक के चुनावी इतिहास में इनेलो की साख पर तक भारी चोट पहुंची, जब कई गांव के शहरों व बूथों पर उनके एजेंटों ने काम करना बंद कर दिया। यह घटनाक्रम इनेलो के सियासी पतन की पहली दस्तक मानी जा सकती है। जाहिर तौर पर जेजेपी व कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला जहां गांव के बूथों पर नेक टू नेक नजर आए, वहीं जेजेपी को शहरी बूथों से भी पर्याप्त समर्थन मिला है। यदि हम संभावित नतीजों की बात करें तो शहर में भाजपा, कांग्रेस, लोसपा व जेजेपी के बीच चतुष्कोणीय मुकाबला बना हुआ नजर आया। इस संदर्भ में आप पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता जेजेपी के लिए तुरुप का पत्ता साबित हुए हैं। याद रहे कि सुशील दिल्ली स्थित अग्रसेन अस्पताल के चेयरमैन हैं और वे जींद जिला के पुराने बासिंदे हैं, जिसके चलते सुशील गुप्ता ने अपने उन संबंधों का दिग्विजय के पक्ष में बाखूब दोहन किया है। अंतिम नतीजे तो हालांकि 31 जनवरी को स्पष्ट हो जाएंगे, लेकिन रुझान बता रहा है कि भाजपा के किशन मिड्डा व जेजेपी के दिग्विजय नेक टू नेक रहने वाले हैं। पानीपत के हुडा सेक्टर 11 के मकान नंबर 1 में कथित रूप से बिजली बोर्ड के एक एसडीओ द्वारा मिलीभगत करके डिफॉल्टर केस होने के बावजूद मीटर मंजूर करना विवाद का विषय बन गया है। गौरतलब है कि इस मकान में पहले एक्शन हुडा ऑफिस के नाम से मीटर लगा हुआ था, जो कि 16 मई 2018 को बिल न भरने व डिफॉल्टर होने के कारण विभाग द्वारा उतार लिया गया था। बाद में किसी प्रदीप नाम के एक व्यक्ति के नाम ये कोठी अलॉट हो गई। उसने सनोली रोड सब डिवीजन के एसटीओ से मिलीभगत करके नया बिजली मीटर इस मकान में लगवा लिया, जबकि यह डिफॉल्टर केस था और इस फाइल पर डिफॉल्टर केस अंकित भी है। बिजली निगम के नेता तेजपाल ने कहा कि ये निगम के नियम और कानूनों का उल्लंघन है। एसटीओ सनोली रोड सब डिवीजन ने सब कुछ जानते हुए भी डिफॉल्टर केस में मीटर मंजूर कर निगम की हिदायतों का उल्लंघन किया है और ये उनके खिलाफ आपराधिक मामला बनता है। तेजपाल ने इस संबंध में एफआईआर दर्ज करवाने और उक्त अधिकारी को निलंबित करने की मांग की है। यूनियन नेता ने कहा कि भ्रष्टाचार की संभावना बन रही है। उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। स्ट्राइक पीरियड के दौरान एक लड़का दूसरे आदमी की ड्यूटी, दूसरे कर्मचारी की ड्यूटी दे रहा था और 10:30 बजे रोटी खाने के लिए वो गया एसडीओ से पूछ के, और एसडीओ ने कहा कि ताला लगा के बाहर से और अपना खाना लिया। वो खाना लेने के लिए गया था, जब इसी दौरान इन्होंने कहा कि वह पावर हाउस छोड़ कर चला गया। ये तो रही उसकी इन अधिकारियों की इंसानियत की बात कि सुबह 6 बजे से 10:30 बजे तक रोटी नहीं है, और इन्होंने जो हजारों के जो बिल बनाए हैं उस स्ट्राइक के उसमें पहले भी बनाते रहे हैं, उसकी भी जांच होनी चाहिए। सोमवार को स्मालखा क्षेत्र के गांव नारायणा में उस वक्त शोक की लहर दौड़ गई जब एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से गांव के 26 वर्षीय सलमान की मौत हो गई। गौरतलब है कि सलमान सोमवार की रात को खाना खाकर घर से बाहर टहलने के लिए निकला था। घर से कुछ दूरी पर पहुंचा ही था कि सामने से आ रहे एक अनियंत्रित वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। रात होने के कारण वाहन की पहचान नहीं हो पाई। सलमान नाई का काम करता था। वह अपने पीछे पत्नी और 2 छोटे बच्चों को बेसहारा छोड़ गया है। परिजनों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। वहीं पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। सलमान सनोफ सिन्हा, विलेज नारायणा, कल करीब रात 9 बजे किसी वाहन से टकराकर उसकी मौत हो गई। आज उसका शव पोस्टमार्टम के लिए लिया हुआ है। मंगलवार को एनएफएल के कर्मचारी दूसरे दिन भी भूख हड़ताल पर रहे। इस क्रमिक भूख हड़ताल में मंगलवार को वेद प्रकाश, राम सिंह राठौर और विक्रमजीत ने हड़ताल की। कर्मचारियों की मांग है कि उनका वेज रिवीजन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 1 फरवरी को नोएडा कार्यालय में धरना देने और प्रदर्शन करने पर वे अटल हैं और उसके बाद 4 फरवरी को एक दिन की टोकन स्ट्राइक की जाएगी, जिसमें 4 यूनिट के कर्मचारी भाग लेंगे। एक तरह से लागू होना था, जो कि गवर्नमेंट की और एनएफएल प्रबंधन की गलत नीतियों के कारण लागू नहीं हो पाया, इसलिए हम धरने पर बैठे हैं। पहले भी आपने अपनी मांग उठाई है? हम ये प्रदर्शन कई बार कर चुके हैं और अभी हमारा जो है ना 28 और 29 का यहाँ भूख हड़ताल का प्रोग्राम है। पानीपत की 3 पुलिस चौकियां जल्द ही थानों में तब्दील होंगी। इस आशय की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने कहा कि जिले की आबादी और बड़े एरिया होने के कारण पुलिस पर काम का बोझ अधिक रहता है और इसके चलते कार्यशैली पर भी असर पड़ता है। गौरतलब है कि सेक्टर 29 की चौकी थाना चांदनीबाग के अंतर्गत आती है।
इस तरह से अगर एरिया की दृष्टि से देखा जाए तो थाना चांदीबाग काफ़ी बड़ा हो जाता है। उसी प्रकार सेक्टर 6-7 थाना शहर के अंतर्गत है, जबकि सेक्टर वासियों के लिए सिटी थाना की बजाय सेक्टर से अगर सुविधा मुहैया हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसी प्रकार से 8 मरला चौकी भी थाना माराटन के क्षेत्र के अंतर्गत है और इसी के चलते पुलिस की कार्यक्षमता और कार्यकुशलता प्रभावित होती है। चौकी और थाने दूर होने के कारण जनता तो परेशान होती है, साथ ही पर्याप्त चौकसी न रहने के कारण और अपर्याप्त पुलिस बल के चलते अपराधियों को भी इसका फायदा हो जाता है। जाहिर है कि नए थाने बनने से न केवल औद्योगिक सेक्टर को बल्कि घनी आबादी को भी न्याय सुलभ होना मुमकिन हो जाएगा। देखिए, हरियाणा सरकार के द्वारा पानीपत पुलिस की 3 पुलिस चौकियाँ, जिसमें सेक्टर 6 पुलिस चौकी, सेक्टर 29 पुलिस चौकी और एक नया थाना इंडस्ट्रियल पुलिस स्टेशन मॉल टाउन, इन 3 के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से प्रिंसिपली मंजूरी आ गई है, जिसकी नोटिफिकेशन जल्द ही पुलिस को प्राप्त होगी। जैसे नोटिफिकेशन प्राप्त होगी, इन तीनों चौकियों को 2 चौकियों के एक नए थाने का पुलिस में शुभारंभ किया जाएगा और जिनका मुख्य पर्पज जनता की सेवा करना, क्राइम कंट्रोल और अच्छे से लागू करना होगा। जैसे ये नोटिफिकेशन प्राप्त होगी, पुलिस जल्द से जल्द नई थाने स्टार्ट करेगी। मंगलवार को सक्षम युवाओं ने अपनी मांग को लेकर एडीसी सुजान सिंह यादव से उनके कार्यालय में मुलाकात की और अपनी समस्या को विस्तार से उनके सामने रखा। सक्षम युवाओं ने अपनी समस्या के संदर्भ में बताया कि 9 और 10 जनवरी को उन्होंने एग्रीकल्चर विभाग में काम ज्वाइन किया था। लगभग 20 दिन बीत जाने के बाद भी अधिकारियों द्वारा उनके काम को वेरीफाई नहीं किया गया। सोमवार को जब वे काम पर आए तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। इसका विरोध करने पर डीडीए द्वारा सक्षम युवाओं को 1 दिन का समय देते हुए उनकी परेशानी को हल करने का आश्वासन दिया गया था, मगर अपनी समस्या हल न होते देख उन्होंने एडीसी सुजान सिंह के पास अपनी फरियाद रखी। सक्षम युवाओं ने बताया कि एडीसी ने उन्हें 1 दिन का समय देते हुए समस्या को हल करने का आश्वासन दिया है। हमारी एक मेन दिक्कत आई है कि हमारा जो अलाउंस है वो सस्पेंड हो गया है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में यहाँ पर लगभग 200 सक्षम साथियों को काम मिला था। सभी सक्षम साथियों ने 9 और 10 तारीख को यहाँ पर आकर अपने ज्वाइनिंग लेटर दे दिए थे और 9 और 10 तारीख को अपनी ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर दी थी। लेकिन 9-10 तारीख के बाद भी आज 28 की तारीख हो चुकी है, लेकिन इस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने क्या किया कि जो हमारी जो रिपोर्ट थी वो वेरीफाई करनी होती है, इन्होंने वो 18 दिन गुजर जाने के बाद भी अभी तक वेरीफाई नहीं की। इसके साथ ही गिरीश मानू को दीजिए इजाजत। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सिटी तहलका टीम की ओर से नमस्कार। Subscribe now, then press bell icon. Never miss an update.